अब हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक काल के बाद में, यानी ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आपने देख लिया, ठीक। अब हम आगे के काल की चर्चा करेंगे जो कि क्या है, महाजनपद काल, ठीक है। आपने 1500 से लेके 1000 तक देख लिया, 1000 से लेकर के 600 तक देख लिया। अब 600 से लेके 300 BC तक का टाइम देखा जाएगा, ठीक। तो महाजनपद काल की जो समय अवधि है वो कितनी है, 600 से लेकर के 300 BC, ठीक है। ये काल उत्तर वैदिक काल के बाद का चरण है जिसमें छोटे छोटे जनपद मिलकर के बड़े राज्य में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या नाम दिया जाता है, महाजनपद। तो भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जो ये काल है ये राजनीतिक संगठन का, नगरीकरण का, फिर से नगरीकरण शुरू होगा। हड़प्पा के समय में नगरीकरण था, ठीक है, 2500 से लेके लगभग 1750 1600 के आसपास तक। उसके बाद में फिर से ग्रामीण वाली परिस्थिति शुरू हुई और फिर ग्रामीण परिवेश पूरे वैदिक काल में बना रहा, ठीक है, लगभग 1500 से लेके 600 BC तक। अब फिर से नगरीकरण शुरू होगा, व्यापार, नए धर्म जिसमें बौद्ध, जैन, ये सब धर्मों का उदय इसका महत्वपूर्ण चरण के रूप में सामने आएगा। इस समय लोहे के व्यापक उपयोग और कृषि विस्तार ने राज्य निर्माण को क्या किया, मजबूत आधार प्रदान किया है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये था महाजनपद काल का टाइम पीरियड। कब से कब तक का है, 600 BC से 300 BC तक, ठीक है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें अंगुत्तर निकायों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक। इसमें मगध, काशी, कोसल, वत्स, अवंती, गंधार आदि प्रमुख थे। ये महाजनपद आकार और शक्ति और प्रशासनिक दृष्टि से विकसित राज्य थे। इसका अस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि भारतीय उपमहाद्वीप में राजनैतिक केंद्रीयकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो चुकी थी, तेज हो चुकी थी। क्लियर? राजनैतिक रूप से केंद्रीकरण शुरू हो गया था, शक्ति का केंद्रीकरण स्टार्ट हो गया था। इन राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और युद्ध भी होते थे जिससे अंततः कुछ शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए 16 महाजनपदों को ध्यान से। तो ये 16 महाजनपद हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये 16 महाजनपद हैं जिसमें पहले नंबर पे कौन सा है, कुरु की लोकेशन आप देखिए ये है, ठीक है, ये है कुरु। फिर पांचाल इसी के बगल में है, ये पांचाल, ठीक। फिर मत्स्य दिखाई दे रहा है। फिर सूरसेन, फिर काशी आज का जो बनारस है, ठीक। फिर कोसल, फिर वज्जी, फिर उसके बाद मल्ल, फिर अंग, फिर मगध, ठीक है। फिर चेद, वत्स, अस्मक, अवंती, इधर गंधार और इधर कंबोज, ठीक। ये 16 जो है महाजनपद, ठीक है। पहले ये क्या थे, सरस्वती नदी आप देख रहे हो ना, इस साइड पूर्व की ओर पूरा विस्तार हो गया, मगध में, अंग में, मल्ल में, है ना, वज्जी, ये सारे क्षेत्रों में हम आ गए। यहाँ नीचे बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, अरब सागर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र 16 महाजनपदों के रूप में, बाद में मगध जो होगा वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाएगा। इसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। क्यों आएगी, क्या कारण होगा, और वो सबको अपने कंट्रोल में करेगा, ठीक है। तो वो स्टोरी आगे आप देखने को पाओगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सारे जनपदों में मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों हो गया, ठीक। उसने सब पे नियंत्रण कर लिया, फिर एक साम्राज्य का निर्माण होगा, ठीक है। और वो सारी प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, उसके पीछे क्या रीजन्स थे, हम आगे समझेंगे, ठीक। अभी महाजनपदों के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कैसे आपने देखा, अभी विभिन्न क्षेत्रों में फैले हैं। उत्तर पश्चिम में गांधार है, कंबोज है, ठीक। मध्य भारत में अवंती है, पूर्व में मगध है, अंग है, गंगा यमुना क्षेत्र में कोसल और वत्स हैं, ठीक है। ये भौगोलिक विविधता दर्शाती है कि राजनीतिक विकास पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। गंगा घाटी विशेष रूप से उपजाऊ होने के कारण राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन चुकी थी। गणराज्य और राजतंत्र की अगर बात करें तो महाजनपद 2 प्रकार के थे। कुछ में गणराज्य था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, और कुछ में राजतंत्र था, राजा वहाँ पे प्रमुख हो चुका था। गणराज्य में सत्ता कई लोगों के हाथ में होती थी, जैसे सभा समिति टाइप की चीज़ें रही होंगी, जिसमें वज्जी संघ, क्या नाम आ रहा है, वज्जी संघ, किसके लिए, गणराज्य के लिए। जबकि
राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता था जैसे मगध, ठीक। गणराज्यों के निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे, जबकि राजतंत्र जो थे वो केंद्रीकृत होते थे। केंद्रीकृत होने का मतलब सत्ता किसी एक के हाथ में हो, ठीक है, उसको केंद्रीकृत होना कहते हैं। जिसके एक के हाथ में सत्ता हो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीकृत। ये विविधता उस समय के राजनीतिक प्रयोगों को दर्शाती है। क्या दिखाती है कि राजनीतिक प्रयोग भारत में प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराओं का ये संकेत देती है। बात समझ में आई? इसके बाद में मगध का उदय। मगध जनपद सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर के उभरा। इसका प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद थे, ठीक है। कौन कौन है? बिंबिसार हैं, अजातशत्रु, महापद्म नंद। यही अजातशत्रु है जिसने अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की, ठीक है, वो आगे देखोगे। फिर उसके बाद में मगध की भौगोलिक स्थिति थी क्या? उपजाऊ थी, यहाँ लोहे की उपलब्धता थी और ये नदियों से घिरा हुआ था। तो ये टापू टाइप की स्थिति में था जहाँ पहुँचना मुश्किल था। लोहा इनके पास काफ़ी ज़्यादा था, इससे तलवारें हथियार बनाने में सक्षम हो गए, ठीक। इसके पास उपजाऊ भूमि थी, इसलिए इनके पास आर्थिक रूप से संसाधन ज़्यादा हो गया, ने इसे मजबूत बनाया। अन्य महाजनपदों को पराजित करके इसने अपना विस्तार किया। अंततः यही राज्य किसकी नींव बनेगा? मौर्य साम्राज्य की नींव बना, जो भारत का पहला विशाल साम्राज्य होगा, जिसको भी आप आगे देखोगे, ठीक है। ये 16 महाजनपदों का मैप याद रहेगा, ठीक है ना? क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़िए। काशी कोसल का संघर्ष। काशी और कोसल दो शक्तिशाली महाजनपद थे, इनके बीच लगातार लड़ाई होती थी। काशी प्रारंभ में ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन बाद में कोसल ने इसको अपने अंडर में कर लिया और ये संघर्ष राजनीतिक प्रभुत्व और संसाधनों के नियंत्रण के लिए था। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाजनपद काल में शक्ति संतुलन क्या हो रहा था? लगातार बदल रहा था, और ये हमेशा होता रहता है। जो शक्तिशाली होगा, पहले काशी शक्तिशाली था, जब काशी कमज़ोर हुआ तो कोसल ने उसको फट से क्या किया? अपने अंडर में ले लिया। आज भी यही जारी है। जो देश कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन का देखिए युद्ध चल रहा है। अमेरिका अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े जा रहा है। चाइना भी तमाम देशों को, छोटे छोटे देशों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कहीं प्रत्यक्ष युद्ध होता है, कहीं परोक्ष युद्ध होता है, कहीं आर्थिक युद्ध होता है, ठीक। वज्जी संघ की विशेषताओं की अगर बात करें तो वज्जी संघ एक गणराज्य था। गणराज्य का मतलब समझ रहे हैं ना? जिसमें लिच्छवी, विदेह आदि जनजातियां शामिल थीं। इसमें सत्ता कई गढ़ों के बीच में बटी थी, निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे। ये एक संघीय प्रणाली का उदाहरण था। वज्जी संघ ने लोकतांत्रिक मूल्यों और सामूहिक शासन की परंपरा को विकसित किया, जो भारतीय राजनैतिक इतिहास में क्या था? एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक। अवंती महाजनपद की अगर बात करें तो अवंती महाजनपद भारत में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तर और दक्षिण। ये मगध का पहला और प्रमुख प्रतिद्वंदी था। अंततः मगध ने इसे अपने अधीन कर लिया, जिससे मगध की शक्ति बढ़ी और वो अधिक शक्तिशाली हो गया। तो कौन है ये? मगध का प्रमुख अवंती। मैप में देखो आप, ये है मगध। अवंती किधर दिखाई दे रहा है? ये है, ठीक है। गंधार का महत्व। गंधार महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था और ये व्यापारिक मार्गों का केंद्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। गंधार का संपर्क फारस और मध्य एशिया से भी था, ठीक है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ये क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। नगरीकरण का विकास। महाजनपद काल में नगरों का तेजी से विकास हुआ। राजधानियाँ जैसे पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन प्रमुख नगर बने। इन नगरों में व्यापार, प्रशासन, ठीक है, कला, शिल्प, इन सब का विकास हुआ। नगरीकरण से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी और समाज ज़्यादा जटिल होता गया, और ये भारत में शहरी जीवन की शुरुआत का एक प्रमुख चरण के रूप में उभर करके सामने आया। क्लियर? यस।